नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में वॉलेटिलिटी 23,200 के करीब निफ्टी, बैंक निफ्टी भी फ्लैट। बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप्स में गिरावट ज्यादा। फार्मा शेयरों में आज सबसे ज्यादा बिकवाली, 1.5% से ज्यादा गिरा निफ्टी फार्मा इंडेक्स। इंजन सबसे ज्यादा 6% फिसला, साथ ही सरकारी बैंक, कैपिटल गुड्स और ऑटो में भी दबाव। लेकिन आईटी शेयरों में अच्छी रिकवरी, करीब 1% रहा निफ्टी आईटी इंडेक्स। तीसरी तिमाही में कमजोर नतीजे और गाइडेंस घटाने और साथ ही सीईओ के इस्तीफे से साइंट में भारी बिकवाली, 20% से ज्यादा गिरकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। लेकिन मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद एम्फोसिस में निचले स्तरों से करीब 12% की रिकवरी। मैनेजमेंट ने कहा Q4 होगा 3 साल की सबसे अच्छी तिमाही। बाजार को पसंद आए नहीं आए डॉक्टर रेड्डीज के Q3 नतीजे, शेयर करीब 5% फिसला, नतीजे अनुमान के आसपास, लेकिन मार्जिन में दिखा दबाव। आज आएंगे निफ्टी की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील और श्रीराम फाइनेंस के नतीजे। जेएसडब्ल्यू स्टील के मुनाफे में 75% का दबाव संभव, मार्जिन पर भी तगड़ी मार। साथ ही डीएलएफ, इंडिगो समेत वायदा की 9 कंपनियों के रिजल्ट्स पर भी रही नजर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। पहले तो मार्केट का मूड लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर और देखते हैं इस समय क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑल्दो एक वॉलेटिलिटी, एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी इस समय अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि दिन के लो से देखें तो एक संभल कर हमने कारोबार होते हुए देखा था, लेकिन अब वापस ऊपरी स्तरों से हल्का होते हुए। इनफैक्ट अगर आप डेरिवेटिव साइड का भी डेटा देखेंगे तो कॉल पुट दोनों तरफ राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि एक दायरे में फिलहाल बाजार एटलीस्ट आज के लिए कारोबार कर सकता है। निफ्टी बैंक भी फ्लैट, लाल निशान में कारोबार कर रहा है। यहाँ भी थोड़ा सा प्रेशर माउंट होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, देखिए निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर 5862 पॉइंट्स नीचे कारोबार कर रहा है। एक बार लेकर आते हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का हाल। वहाँ प्रेशर ज्यादा है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स तो अब 482 अंक नीचे है, यानी लगभग 1% की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स अब 1.5-2% नीचे आ चला है, तो यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस मिड कैप स्मॉल कैप्स में दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर आप आज मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो वो भी नेगेटिव ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है। 589 स्टॉक्स ही हैं जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। बाकी गिरने वाले स्टॉक्स जो है वो 1839 के आसपास के हैं। लेकिन हमारे साथ हैं निर्बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेदा, बातचीत करने के लिए उनसे एक आउटलुक लेते हैं मार्केट्स पर। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय, रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल कोई ट्रेड बन रहा है या आज इंडेक्स को छोड़ दें? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए निफ्टी में एकदम सही एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है 23,100 से 23,450 23,500 के बीच में। लोअर बैंड के पास में आए हैं, तो यहाँ से वापस एक रिवर्सल आ सकता है अपर बैंड की तरफ। और जो डेटा है उसमें भी शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप हो चुके हैं इंडाइसेस में स्पेसिफिकली, तो वो रिवर्सल या शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए वो एक्शन आ सकता है। सो आई बिलीव कि अभी जो सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत सेलिंग आया है, दिस शुड बी बॉट इन करंट लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हैं। फ्यूचर में नीचे में 23,080 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्यूचर में। ऊपर में अराउंड 23,350 का आपका टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो इसमें भी एक सिमिलर स्टोरी है। जो चार्ट्स है उसमें यही बता रहा है कि थोड़ा बहुत रिवर्सल आ सकता है करंट लेवल से, और दिस कैन बी 1 to 2 days इन द फ्यूचर एज वेल। तो एट दिस पॉइंट बहुत सही लेवल है बाइंग करने के लिए। करंट लेवल से आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं। 48,250 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर में। 49,200 ये आपका टारगेट बन सकता है। ओके, ट्रेड्स आपने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं क्या नीरव? यस, एक बाय और एक सेल है। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा में बाय कॉल। देखिए जो बैंक्स हैं स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स, उसमें अच्छी खासी शॉर्ट्स बिल्टअप है और जो कवर होते हुए दिख रही है। तो करंट लेवल से एक रिवर्सल ट्रेड के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा खरीद सकते हैं। नीचे में अराउंड 221 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 240 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो कॉल है वो सेल साइड में है, वो है एमएनएम पे। एमएनएम में देखिए जो चार्ट पैटर्न है नेगेटिव हो चला है, 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंटली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 2900 पे, वो ब्रेक हुआ है, रीटेस्ट होके वापस नीचे आया है स्टॉक। करंट लेवल से एमएनएम का फ्यूचर बेच के चल सकते हैं। 2750 के इसमें टारगेट रहेंगे, 2850 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ओके,
चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेड्स नीरव की तरफ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले बजट में गांव पर खास फोकस हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई तकनीक से सड़क बनाने और उसके मैनेजमेंट के लिए राज्यों को इंसेंटिव देने का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए खास स्कीम आ सकती है। पूरी खबर जानते हैं लक्ष्मण रॉय के पास, जो मौजूद है हमारे साथ। लक्ष्मण, बताइए। देखिए, इस बार बजट में सरकार ग्रामीण विकास को लेकर के विशेष तवज्जो दे सकती है और इसका मुख्य मकसद ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए, ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए 3 विशेष प्रस्तावों पर सरकार ने विचार किया है और उसकी झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। पहला कि ग्रामीण सड़कें जो हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, उसके तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आवंटन बढ़ाया जाए। जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नहीं आती हैं उनके बेहतर रखरखाव के लिए, उनके निर्माण के लिए राज्यों को इंसेंटिव दिया जाए। दूसरा कि अब तक आपने देखा कि राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जिला स्तर पर सरकार प्रोजेक्ट की पहचान करती थी, खासतौर से एक्सपोर्ट के लिए या दूसरे मकसद से। अब सरकार पंचायत स्तर पर इस एक्सरसाइज को अपनाना चाहती है। पंचायत स्तर पर जो भी प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल होंगे उनकी पहचान की जाएगी, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरफ एक खास ऐलान आप देख सकते हैं। तीसरा कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज, उनके लिए विशेष इंसेंटिव या स्कीम सरकार ला सकती है। उसका मुख्य मकसद ये हुआ कि आरआरबीज को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वायत्त बनाया जाए और उनको कैसे टेक्निकल असिस्टेंस देकर के बेहतर किया जाए, इसके लिए भी इंसेंटिव का ऐलान किया जा सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए कि क्या संभावित ऐलान हो सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण इलाकों पर और साथ ही राज्यों को किस तरीके से इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब समय है ग्रोथ कोड का। ग्रोअर सीएनबीसी आवाज की एक ऐसी पहल जिसका लक्ष्य है आपको बाजार में सही दिशा दिखाना और सही सोच के साथ ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद करना। आज हम रिटेल और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के बीच एल्गो ट्रेडिंग के फर्क पर एक नजर डालेंगे। एल्गो ट्रेडिंग नहीं, एल्गो ट्रेडिंग तो सिर्फ बड़ी कंपनीज को फायदा देते हैं। इट्स लाइक अ रॉकेट साइंस। नहीं, ये सब मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो हमेशा लॉस ही हुआ है। By the time I set up my algo, the market has already moved on. एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में हमेशा से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का दबदबा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जहां 96% प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने एल्गोस का इस्तेमाल किया, वहीं इसे सिर्फ 13% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने ही अपनाया। नतीजा, इंस्टीट्यूशंस के खाते में आया 32,000 करोड़ का मुनाफा और रिटेल ट्रेडर्स को उठाना पड़ा 1.8 लाख करोड़ का नुकसान। It is not necessary. In algo trading, you will be always a profitable trader. So this is pure myth. If institutions are using algorithm because they have a wide experience, they have wide data, they have different type of study material which single person cannot go with. हाल ही में सेबी ने कुछ नए नियमों का प्रस्ताव दिया है जिससे एल्गो ट्रेडिंग हर किसी के लिए बन सकती है, आसान, सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट। SEBI is particularly very keen with the unsolicited claimants who are claiming that they are giving the fixed rate of interest through algo trading. It should be in a very regulated manner. रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये खेल फिलहाल चैलेंजिंग है, लेकिन नई गाइडलाइन से बेहतर रूल सेट हो सकते हैं जिससे आने वाले समय में हर किसी को मिले एक फेयर चांस। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब आगे बढ़ते हैं और लेकर आते हैं खिलाड़ी मोहन का अपडेट। इस वक्त जेएम फाइनेंशियल के सोनी पटनायक, पृथ्वी फिनमार्ट के हरी जुजारे और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के जो मुकाबला चल रहा है, दिखाते हैं मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति क्या है। पहले तो अपडेट्स है। मैक्रोटेक डेवलपर सोनी के पोर्टफोलियो में था, इन्होंने एक प्रॉफिट्स को बुक किया है। हालांकि इनके लक्ष्य 1150 के थे, 1108 पर ये इस पोजीशन से एग्जिट किया है। तो ये एक डेवलपमेंट या एक अपडेट सोनी के पोर्टफोलियो से रहेगी। अब एक और पोर्टफोलियो में अपडेट है सोनी की तरफ से, वो है परसिस्टेंट सिस्टम। यहाँ भी खरीदारी की कॉल थी लेकिन एग्जिट किया है। अब जो एग्जिट पोजीशंस इन्होंने इनिशिएट की हैं वो 6484 पर की हैं, 6700 के, ऑल्दो इनके लाइकली टारगेट्स से। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक और ट्रेड, पवन के पोर्टफोलियो में इन्होंने भी प्रॉफिट्स बुक किए हैं और 1000 के लेवल पर बुक किए हैं प्रॉफिट्स, 1050 के इनके टारगेट थे। तो ये एक अपडेट पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो से आते हुए दिखाई दे रहा है।
ये अपडेट तो होगी पूरी। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। आज 3:30 बजे इनफैक्ट विनर भी हमारे सामने होंगे। ऑल्दो मुकाबला बराबरी का चल रहा है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। मार्जिनली सही लेकिन लीड कर रहे हैं पवन महेश्वरी 5.21% के रिटर्न्स के साथ। हरीश का पोर्टफोलियो 4.73% के रिटर्न्स दे रहा है। सोनी पटनायक का पोर्टफोलियो 4.54% रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे IPO 360, और आज होगा डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का मैनेजमेंट हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।